हेलो प्यारे बच्चों। तो आज मेरा नाम मलिक फ़हीम है और मैं यहाँ पे जेई का सीनियर डिवीज़न का मैथमेटिक्स का फैकल्टी हूँ ड्यूटी सोसाइटी में। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 3 मेन एमयू के एग्ज़ाम्स के बारे में। 3 एग्ज़ाम्स जिसमें कुछ स्पेसिफिक बच्चों के लिए, 2 एग्ज़ाम्स तो सबके लिए होते हैं जैसे कि बीटेक और बीआर्क हो गए, और बीई कुछ स्पेशल बच्चों के लिए हैं, मतलब वो सिर्फ डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। तो इन तीनों ही एग्ज़ाम्स के बारे में हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग मेनली क्या क्या हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, दूसरा सीट्स इनटेक होगा कि कितनी सीट्स वगैरह हैं, और फिर एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह क्या है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए एक एक करके करते हैं। तो पहले हम लोग बीटेक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बीटेक में कुछ ऐसा है बेटा कि टोटल सीट्स कितनी है, तो टोटल ब्रांच वाइज अराउंड मेरे ख्याल में 475 सीट्स हैं। आप इनको काउंट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। कुछ अभी सीट्स इंक्लूड हुई हैं जिसमें जो पहले की सीट्स थी वो ऑलरेडी सिविल थी, कंप्यूटर थी, इलेक्ट्रिकल थी, इलेक्ट्रॉनिक्स थी, मैकेनिकल थी, और बाकी कुछ सीट्स नई ऐड हुई हैं जैसे कि ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, ये रिफाइनिंग, ये तो पुरानी है, इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल, ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग, और ये वीएलएसआई डिज़ाइन, ये तीनों नई ऐड हुई। जहाँ तक इनके पैटर्न की बात है, डिमांड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा है कि सबसे पहले आजकल जो डिमांड में सबसे ज़्यादा ये है, फिर उसके बाद में एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिर उसके बाद में वीएलएसआई, फिर इलेक्ट्रिकल, बल्कि इलेक्ट्रिकल बाद में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे पहले, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड सो ऑन। उसके बाद फिर मैकेनिकल आ गया, वो सब आ गया, हाइब्रिड वाला भी आ गया, ये भी अच्छा है, ये भी ब्रांच ईवी यूवी के बारे में है। ये ऑटोमोबाइल्स, इसको भी आप रख सकते हो, इसको इनफैक्ट आप मैकेनिकल से ऊपर भी रख सकते हो। तो ये सब है। ये तो जब आएगी, जब आपका एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद जब आप फॉर्म वगैरह में प्रेफरेंस दे रहे होगे तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी। खैर, अच्छा, बीटेक टोटल 4 साल का कोर्स होता है, 8 सेमेस्टर होते हैं, टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं। 8 सेमेस्टर पर ईयर, 2 सेमेस्टर्स होते हैं। फर्स्ट ईयर सारे ब्रांचेज का कॉमन होता है, सेकेंड ईयर से फिर सारी ब्रांचेज अपने अपने रिस्पेक्टिव ब्रांचेज में स्टडीज़ होने लगती हैं। इनफैक्ट बीआर का भी फर्स्ट ईयर का जो वो होती है, पढ़ाई होती है, वो बीटेक वालों के साथ ही बिठा करके की जाती है, तो वहाँ पे तो कॉमन ही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ जी, तो अब बात करते हैं बीआर के बारे में। बीआर में टोटल सीट सिर्फ 20 हैं बीआर के एग्ज़ाम में। अच्छा, एक और बात, बीआर का जो एग्ज़ाम होता है वो जो कोर्स है वो 5 साल का कोर्स है। तो टोटल जो ड्यूरेशन है वो 10 सेमेस्टर्स का है। 10 सेमेस्टर्स मीन्स 5 ईयर्स, पर ईयर 2 सेमेस्टर, तो 5 ईयर्स का कोर्स है। इसमें इनटेक भी कम है और इसके एग्ज़ाम्स भी 2 होते हैं, 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, अभी वो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बीई के बारे में बात कर लेते हैं। बीई में टोटल 3 ही ब्रांच है। बीई के लिए एलिजिबल सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले बच्चे हैं। डिप्लोमा वाले बच्चे ही, जैसे कोई +2 का बच्चा सोचे कि मैं बीई कर लूँ तो नहीं कर सकता, उसके लिए रिक्वायरमेंट है बीई की। अच्छा, इसमें जो कोर्सेज हैं वो 3 ही कोर्स हैं। अगेन ये 8 ही सेमेस्टर का कोर्स है, यानी 4 साल का कोर्स है, 4 पर सेमेस्टर 2 ईयर्स। और इसकी जो क्लासेज होती हैं वो शाम में होती हैं। एमयू में इवनिंग क्लासेज होती हैं। तो बीई की क्लासेज जैसे 5 बजे से रात के शायद मेरे ख्याल में 8-9 बजे तक, 10 बजे तक, उस तरीके से क्लासेस होती हैं। अच्छा, अब कोई ये कह सकता है कि सर कंप्यूटर नहीं होता है क्या, कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं होता क्या? तो नहीं होता इसमें। तो फिर जैसे कंप्यूटर वाले इलेक्ट्रिकल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले इलेक्ट्रिकल के लिए अपने आप को इंटरनल कंसीडर करके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आप कोई भी ब्रांच वाला बंदा कोई भी में भी अप्लाई कर सकता है। जैसे अगर किसी ने डिप्लोमा सिविल से किया तो वो सिविल इंजीनियरिंग में ही अप्लाई कर सकता है, वो इसके लिए अप्लाई भी नहीं कर सकता है। अच्छा, वो बात समझ में भी आती है कि वो क्यों ही अप्लाई करेगा, क्योंकि जो पेपर होगा ना वो ब्रांच वाइज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हर ब्रांच का अलग अलग पेपर होगा, तो इसमें कोई मतलब भी नहीं बनता है उसको। टोटल लेकिन सीट्स इसमें 150 ही हैं। अगेन 4 साल का कोर्स है और ये स्पेसिफिकली सिर्फ डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए ही वैलिड है। ओके, इसकी क्लासेस शाम में होती हैं। इसको ये अगर आप ये वाला कोर्स करोगे तो भी आपको बैचलर्स इन इंजीनियरिंग की डिग्री मिलेगी। डिग्री में आपके बैचलर्स इन इंजीनियरिंग लिखा हुआ रहेगा, और अगर आप बीटेक का कोर्स कर रहे हो तो उसमें बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी लिखा होगा, बीटेक लिखा होगा, ये बीई लिखा होगा, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग। ओके,
नेक्स्ट, अब बीटेक के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर कैसा आता है? तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। पहले ये सेम पेपर 150 मार्क्स का होता था, आई होप आपको पता होगा, नहीं पता है तो सुन लो। पहले 150 मार्क्स का पेपर होता था, या 150 क्वेश्चंस आते थे। पहले 3 आवर्स का पेपर होता था, अब इसको घटा करके पिछले ही साल से 2 आवर्स का कर दिया और क्वेश्चंस 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस ही आने लगे। तो ऐसे तो लग रहा है कि सेम ही है, बट हाँ ऑल टुगेदर मतलब सेम ही है कि 3 आवर्स का 150 क्वेश्चन थे, तो 50 क्वेश्चन कर दिए, कम कर दिए, और एक 1 आवर्स कम कर दिए। पहले जो आता था वो PCM में सब में 50-50 क्वेश्चन आते थे। अब जो है वो 100 मार्क्स का हो गया है, तो एक में ज़्यादा आएंगे, और वो मैथ्स है, मैथ्स में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 34 आते हैं, बाकी दोनों में 33 आते हैं। ये पैटर्न होता है। दूसरी बात, पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, सिंगल करेक्ट टाइप होता है, ये 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। इंटीजर टाइप क्वेश्चन कोई भी नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। 100 में से 100 के 100 क्वेश्चन सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। जेईई मेंस की तरह नहीं कि ऑब्जेक्टिव भी होगा और इंटीजर टाइप भी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, जो पेपर होगा वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन कुछ भी नहीं होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। हाँ, जो फॉर्म फिलअप करना होगा वो आप ऑनलाइन फिल कर सकते हो, वो ऑनलाइन ही फिल किया जाता है इनफैक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई इस बारे में इंटरेस्टेड है कि मेरिट वगैरह कितनी जाती है, तो उसको भी हम थोड़ा सा हाईलाइट करके बता देते हैं, क्योंकि अब तो यही है, इसी के बेसिस पे बताएंगे। तो लास्ट ईयर यार इंटरनल स्टूडेंट्स जो थे, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल 2 अलग अलग टाइप के वो होती हैं, कोटाज चलते हैं। इंटरनल की जितनी भी सीट्स हैं वो सब की सब 50% सीट्स जो हैं वो इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है, और एक्सटर्नल स्टूडेंट्स के लिए जो सीट्स हैं वो 50% है। मतलब हर ब्रांच में, जो अभी पीछे दिखा रहा था कि कितने कितने इनटेक है, तो उसके अकॉर्डिंग हर ब्रांच में जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल में अगर 60 सीट्स हैं, तो वो 60 में से 30 सीट एक्सटर्नल की होगी और 30 इंटरनल की होगी। ऐसे ही जैसे AI में अगर 25 सीट है, तो एक साल 12 सीट इंटरनल की होगी और 13 सीट एक्सटर्नल की होगी, तो उसके अगले साल 13 इंटरनल की हो जाएगी और 12 एक्सटर्नल की हो जाएगी, एंड सो ऑन। इस तरीके से पैटर्न चलता रहेगा। खैर, अच्छा एक और बात बताना चाहूँगा पीछे जाकर, अभी याद आ गया। ये जो इसमें इलेक्ट्रिकल के, अरे जो बीटेक में जो कोर्सेज हैं बेटा, इसमें ना कुछ कुछ जो वो हैं, अभी जो नई ब्रांचेज आई हैं वो सेल्फ फाइनेंस्ड है। जैसे कि AI हो गया, एक मिनट, जैसे कि AI हो गया, ये ऑटोमोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये जो 3 नई ब्रांचेज आई हैं, ये सब अभी सेल्फ फाइनेंस है। सेल्फ फाइनेंस होने का ड्रॉबैक क्या है? मतलब इनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है। फ़ीस ज़्यादा मतलब थोड़ी क्या, ठीक ठाक ज़्यादा होती है। जैसे अगर मान लो किसी की कंप्यूटर की फ़ीस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किसी का एडमिशन हुआ, उसकी फ़ीस अगर 30,000 है, तो इसकी करीब 70-75 ऐसे होगी। एडमिशन फ़ीस की बात कर रहा हूँ, बाकी कॉन्टिन्यूएशन फ़ीस में भी डिफरेंस होगा, पर ईयर जो कॉन्टिन्यूएशन फ़ीस लगती है उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ओके, ठीक है, तो सेल्फ फाइनेंस वाली बात याद रखना। हाँ, तो ये बात यहाँ पे चल रही थी कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इंटरनल, इनकी मेरिट वगैरह कितनी जाती है। तो जो टोटल 50% सीट्स रिजर्व्ड हैं इंटरनल के लिए, उसमें 100 क्वेश्चंस में से हम ये कहते हैं कि सेफ साइड रहने के लिए अराउंड, वैसे अगर लास्ट ईयर की बात करी जाए तो 33 मेरे जानने वाले बच्चा है जिसमें 33 मार्क्स थे उसके, और वो सिर्फ प्योर इंटरनल था, उसके पास और कोई कोटा नहीं था। जैसे और कोई कोटा, जैसे आपके फादर AMU में कोई एम्प्लॉई है, या आपके फादर CE का कोटा है, या CA का कोटा है, एल्यूमनाई का कोटा है, मतलब आपके फादर AMU से पढ़े हुए हैं या आपकी मदर AMU से पढ़ी हुई है, तो उसमें फिर और एक्सटर्नल थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके, एक बच्ची थी उसका इंटरनल वाला भी कोटा था और उसके फादर एम्प्लॉई भी थे, तो उसको दो कोटा होने की वजह से उसके और कम मार्क्स पे हो गए। तो मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास सिर्फ और सिर्फ इंटरनल का कोटा था। तो आपको 100 में से 33 मार्क्स लाने हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा एक और बात, सिलेक्शन हो जाना एक चीज़ है और मन चाहिए ब्रांच मिल जाना एक चीज़ है। कि आप ये सोचो कि मेरा सिलेक्शन बस हो जाए, तो ऐसा नहीं है। मतलब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको बेस्ट से बेस्ट ब्रांच मिले, तो उसके लिए आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। अच्छा एक्सटर्नल बच्चों को, तो एक्सटर्नल बच्चों में तो ऐसा है कि आप अराउंड
45 to 50 मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये है रेंज 45 to 50। मतलब ऐसा कुछ ऐसा बोला जाता है कि इंटरनल बच्चों को नेट अराउंड अगर आप 33% मार्क्स ले आओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब ये एवरेज है, डिपेंड करता है यार, पेपर बहुत इजी आ गया। हम तो लास्ट ईयर या उससे पहले वाले साल के बेसिस पे बता रहे हैं। अच्छा, ये 100 क्वेश्चन वाला पैटर्न जो है वो लास्ट ईयर ही आया, उससे पहले 150 मार्क्स का होता था, तो उसमें फिर कुछ क्लियरली मैं बोल भी नहीं सकता, तो लास्ट ईयर के ही पैटर्न पे मुझे बोलना पड़ेगा। अच्छा, एक्सटर्नल बच्चों को ऐसा बोला जाता है कि 50% मार्क्स ले आओ तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 45 पे भी 47 पे एक बच्चा था, उसका हो गया था, एक्सटर्नल बच्चा था, तो ऐसे हो जाता है। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगेन आपको मनचाही ब्रांच नहीं मिल पाएगी। मतलब आपको जो ब्रांच चाहिए था बीटेक करने के लिए, जैसे आजकल डिमांड में कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, VLSI हो गया, AI हो गया, तो वो सब में अगर आपको चाहिए तो और आपको ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे आपको मनचाही ब्रांच पाने के लिए। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, टेस्ट पेपर के बारे में वही बातें हैं जो मैंने बता दी कि 34 मार्क्स का मैथ्स आती है, फिजिक्स 33 की और केमिस्ट्री भी 33 की आती है। हाँ जी, अब बीआर की बात करते हैं। तो बीआर में यार 2 पेपर होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। एक जो पेपर होता है पेपर 1 होगा और एक पेपर 2 होगा। एक तो पेपर 1 होगा थ्रू, इसका भी सिलेक्शन का प्रोसेस एडमिशन टेस्ट के थ्रू ऑब्वियसली वैसे ही होना है। जो पेपर 1 होगा वो बीटेक वाले के साथ कॉमन होगा। मतलब जो बीटेक वालों का पेपर होगा वही आपको भी देना है अगर कोई बीआर में इंटरेस्टेड है। अच्छा, बीआर किन बच्चों को इसके लिए परस्यू करना चाहिए, सोचना चाहिए? जिनकी ड्राइंग वगैरह थोड़ी सी अच्छी है। अगर आपकी ड्राइंग वगैरह थोड़ी अच्छी है तो आप बीआर के लिए परस्यू कर सकते हो, आगे इसके बारे में सोच सकते हो, क्योंकि इनफैक्ट इसके एंट्रेंस एग्जाम में भी ड्राइंग का एक पार्ट होता है। ये जो नेटा वाला एग्जाम होता है इसमें ड्राइंग का एक हिस्सा होता है। खैर, तो पहले जो एडमिशन जो होगा वो टेस्ट के थ्रू होगा। 2 टेस्ट होंगे। जो पहला टेस्ट होगा वो बीटेक का जो यहाँ पे एमयू वाला एग्जाम होता है उसके साथ कॉमन होगा। बीटेक वाले एग्जाम के साथ कॉमन होगा, उसमें आपको मतलब बीटेक वाला एग्जाम आपको एज इट इज देना है। एक और बात, जो बच्चा बीआर के लिए, ऐसा नहीं है कि आप बीआर के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपको बीटेक के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बीटेक का एग्जाम अप्लाई करो, उसमें बीआर वाला ऑप्शन बस फिल कर दो। इनफैक्ट जो बच्चा बीटेक का एग्जाम भरना चाह रहा है वो बीआर का भी फिल करना चाह रहा है, आप कर दो, कोई मसला नहीं है, आप कर दो। आप बीटेक का एग्जाम भी दे सकते हो, मतलब आप बीटेक के लिए भी एलिजिबल हो और बीआर के लिए भी एलिजिबल हो। अच्छा, फिर आपने जो बीटेक का एग्जाम दिया, जो सिलेबस बीटेक के एग्जाम का है एग्जैक्टली वही सेम सिलेबस बीआर का भी होगा। सिलेबस वाइज तो सेम ही है क्योंकि एग्जाम ही सेम है, दोनों का पेपर 1 तो सेम ही होगा। अच्छा, इट इज़ जस्ट दैट कि बीटेक में एक ही पेपर होता है तो उसमें सिलेक्शन हो गया तो हो गया। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा है कि 2 पेपर देने होंगे। पहली बात तो आपको बीटेक वाले में होगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो बीआर है उसमें इनटेक भी जो सीट्स भी हैं वो 20 ही हैं, तो 20 ही सीट हैं टोटल। अच्छा, 20 सीट्स में से आपको 2 पेपर देना पड़ेगा। पहला ये, इसमें आप सेलेक्ट होते हो तो आपको फर्दर एक और एग्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम है नाटा का एग्जाम है ये नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। ये जो नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा ये आपको बाद में देना पड़ेगा, मतलब ये इसके बाद, इसमें आप सेलेक्ट हो गए फिर उसके बाद में पेपर 2 देना पड़ेगा। अच्छा, एमयू की एक और रिक्वायरमेंट है, एक और रिक्वायरमेंट ये, चाहे वो बच्चा डिप्लोमा से आ रहा हो, जैसे डिप्लोमा आर्किटेक्चर से आ रहा हो या किसी भी कोर्स से आ रहा हो, उसमें अगर आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हो तो एक रिक्वायरमेंट ये है कि जो सेकेंड पेपर है उसमें आपके जैसे कुछ डिप्लोमा के टॉपर्स होते हैं उनका डायरेक्ट बीटेक में हो जाता है या बीआर में हो जाता है, तो जो बीआर के टॉपर्स हैं उसमें जो पेपर 2 में उसको मिनिमम 40% तो स्कोर करना ही पड़ेगा। पेपर 2 बोले तो ये नाटा वाला जो एग्जाम है इसमें आपको 40% आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। जो नाटा का एग्जाम होता है वो एक्चुअली 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए वाला एग्जाम है ये तो ड्राइंग वाला एग्जाम होगा, इसमें इनफैक्ट पेंसिल स्केल वगैरह वो सब ड्राइंग वगैरह की जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब लेकर के जाने पड़ते हैं। जो पार्ट बी का एग्जाम होता है वो एक्चुअली में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में जैसे जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं उस टाइप के आते हैं, जैसे कि अभी एक मैं 2025 का ही पेपर देख रहा था इसका नाटा का, तो उसमें एक क्वेश्चन ये पूछा था एप्टीट्यूड में, जैसे
कि G20 मतलब जनरल नॉलेज के जनरल क्वेश्चन कि जो अभी G20 इंडिया ने होस्ट करा था वो किस सिटी में करा था, किस सिटी में उसको होस्ट किया गया था। दूसरा एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि ऐसा कुछ था कि 500 से 700 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि 3 से डिविजिबल हैं। तो इस टाइप के कई सारे इसमें ये था कि एक ड्राइंग दे रखी थी, मतलब ये पूछ रखा था कि बताओ ये एक फिगर दे रखा था, इमेज दे रखी थी और ये बताना था उसको देख करके कि ये किस जगह पे लोकेटेड है, मतलब उसके एम्बियंस वगैरह को देख करके आपको माउंटेन्स वगैरह थे उन माउंटेन्स को पहचान करके, मतलब बेसिकली जनरल नॉलेज था। वो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और इन दोनों पेपर्स को मिला करके आपको 40% स्कोर करना होगा और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, हो जाता है स्कोर इसमें, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में आपका बीटेक वाले टेस्ट में कैसा आया और इसमें कैसा आया, इन दोनों के बेसिस पर फिर एक दोबारा फाइनल मेरिट बनेगी और उसके बेसिस पे आपका एग्जाम होगा। तो वही देखो ये लिखा हुआ है, देयर शैल बी 2 पेपर्स ऑफ इक्वल वेटेज, मतलब दोनों का वेटेज सेम होगा। ये भले ही ये 40% मार्क्स है लेकिन इसमें ज़्यादा आएंगे और इसमें भी, इसमें अगर खराब आ गए इसमें ज़्यादा आ गए, तो दोनों का वेटेज एवरेज करके फिर देखा जाएगा नेट कितना आ रहा है, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आप बात करते हैं बी का। बी में क्या प्रोसेस है, वही एडमिशन टेस्ट। अच्छा, ये जो एग्ज़ाम होता है वो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम नहीं होता, ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। दैट मीन्स इसके जो सेंटर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनसाइड एमयू ही होंगे, अलीगढ़ में ही होंगे, मोस्ट लाइकली एमयू में ही होंगे, आउटसाइड स्कूल्स भी नहीं होंगे। जैसे बीटेक का जो पेपर थे, जो बीटेक का टेस्ट है उसमें तो शायद आगे ही है, उसके सेंटर्स आउटसाइड अलीगढ़ भी होते हैं, इनफैक्ट एमयू के बाहर भी होते हैं, आउटसाइड स्कूल्स भी होते हैं, जैसे कि डीपीएस में भी पढ़ सकता है, अलबरकात में पढ़ सकता है। यहाँ पे जो नॉन स्कूल्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा बी में नहीं होता है। बी का जो टेस्ट का जो सेंटर है वो यहीं पर होगा। अच्छा, और टेस्ट पेपर के डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी अगेन 100 मार्क्स का पेपर होगा। अगेन ये बात तो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए ही हो रही है क्योंकि एलिजिबल ही वही है। 100 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें जो पेपर होगा वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। एक 25 क्वेश्चंस आएंगे जो फिजिकल साइंसेस पे, जैसे फर्स्ट ईयर डिप्लोमा में अगर आप डिप्लोमा कर रहे होगे तो आपको ये पता होगा कि फर्स्ट ईयर में जो आपको पढ़ाया जाता है वो जनरल साइंसेस पढ़ाई जाती हैं। जनरल साइंसेस मतलब जो 11-12 में फिजिक्स मैथ्स ये सब यूज़ होने वाली है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये सब यूज़ होने वाली है, वो उनका पूरा तो नहीं, उसका बहुत ही डाइल्यूटेड वर्जन, बहुत ही हल्का वर्जन आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया जाता है, दो सेमेस्टर में। तो वो जो फर्स्ट ईयर में जो आपको पढ़ाया गया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वही फिजिकल साइंसेस का पार्ट बन जाता है। बाकी जो 75% क्वेश्चन होते हैं, 75 क्वेश्चन होते हैं 100 में से, वो आपकी रेलिवेंट ब्रांच है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल वाली ब्रांच से रेलिवेंट क्वेश्चन आएंगे, तो वही है 75 क्वेश्चंस ऑन रेलिवेंट इंजीनियरिंग साइंसेज विद सम क्वेश्चंस हैविंग एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे कुछ क्वेश्चंस में होता है, वो प्रीवियस ईयर का पेपर देख लोगे तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा किस टाइप का पेपर होता है। अगेन फिर से रिपीट करना चाहूँगा, ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए वैलिड है। नेक्स्ट, अब टेस्ट सेंटर्स की बात कर लेते हैं। टेस्ट सेंटर्स मैंने बता ही दिया कि भाई बीटेक और बीआर का जो पेपर होगा वो तो कॉमन होगा, और अगर कॉमन होगा तो इन दोनों के जो एग्जाम्स होंगे वो उनके सेंटर्स जहाँ भी पढ़ेंगे तो दोनों के कॉमन पढ़ेंगे। अच्छा, कॉमन कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, तो ये सेंटर्स हैं। एक तो अलीगढ़ में, जस्ट ए मिनट, एक तो अलीगढ़ में। अब अलीगढ़ में इनसाइड एमयू भी पढ़ सकता है, आउटसाइड एमयू भी पढ़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के। लखनऊ में भी सेंटर पड़ता है, श्रीनगर में। बेसिकली जो 11th इंट्रेंस के एग्जाम के सेंटर्स हैं और मोर और लेस वही सारे सेंटर्स यहाँ भी हैं, पटना में, न्यू दिल्ली और ये केरला में। तो ये सारे सेंटर्स हैं। फिर उसके बाद में जो बीई का टेस्ट होगा उसका सेंटर सिर्फ और सिर्फ यार एमयू है, सिर्फ और सिर्फ एमयू। ओके, जो अच्छा जो नाटा का एग्जाम होगा, पेपर 2 होगा बिहार वाला, वो तो क्योंकि वो नाटा कंडक्ट कराता है, उसका एमयू से कोई कनेक्शन नहीं है। एमयू उसका बस रिजल्ट यूज़ करेगा, तो वो मोस्ट लाइकली वो जो पेपर होता है वो सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, या जो पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, दूसरा वाला टेस्ट जो ड्राइंग वाला है,
तो उसमें आपको वही सेंटर प्रोवाइड करेंगे। अब उसका सेंटर कहीं भी पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दिल्ली भी पड़ सकता है, जहाँ पे आप डाल रहे हो वो ऑप्शन आएगा, फॉर्म फिल करोगे तो उसमें ऑप्शन आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब हम लोग इस बात इसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। जो हम लोग अपना यहाँ पर ड्यूटी सोसाइटी में हम लोग जो बैचेस चलाते हैं उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो हम लोग पहली बात कि भाई हम लोग बहुत प्रॉपरली, बहुत सिंसियरली टेस्ट सीरीज़ कराते हैं। टेस्ट सीरीज़ में रेगुलर टेस्ट होते रहते हैं, वीकली टेस्ट होते रहते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ जो ड्रॉपर के स्टूडेंट्स हैं या 11-12 के करंट स्टडिंग स्टूडेंट्स हैं, उनका हर वीक में एक टेस्ट होता है। जैसे ड्रॉपर में तो हम लोग हर वीक में वही वाला टेस्ट करा रहे हैं जो एग्जैक्टली एमयू बीटेक के पेपर पे आता है। मतलब 100 मार्क्स का क्वेश्चन करा रहे हैं, 33, 33, 34, ये वाला पैटर्न चल रहा है। तो रेगुलर टेस्ट होते हैं। फिर OMR शीट से इवैल्यूएशन करते हैं हम लोग। OMR शीट इवैल्यूएशन का मतलब कि मैनुअली चेक नहीं होती, वो मशीन चेक करती है। तो उसमें एरर के चांसेस कम हो जाते हैं, अनलेस कोई मतलब जो आंसर टिक कर रहा है वही गलत फिल कर दिया। मतलब वो OMR वाला कैलकुलेशन सेम एग्जैक्टली वैसे ही जैसे जेई या एमयू वो सब करते हैं, वही सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। फिर हम लोग रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल कराते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई, तो अब वो क्लास नहीं आ पा रहा है, तो वो घर पे रह करके वो रिकॉर्डिंग, वो जो क्लासेस चल रही हैं उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है और वो रिकॉर्डेड क्लासेस बच्चे बाद में देख सकते हैं। इससे रिवीजन आसानी हो जाएगी रिवीजन में। ठीक, काउंटर डाउट्स हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट फोकस होता है कि भाई डाउट्स बताने में कोई भी वो नहीं है। बहुत सारे टीचर्स को तो मैं ऐसे भी देखता हूँ कि शाम में क्लासेस हैं, बच्चे अगर सुबह में फ्री हैं तो उनको सुबह में बुला करके, अगर कोई टॉपिक में कोई इसमें डाउट लग रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को बुला लेते हैं कि सुबह में बेटा तुम कल सुबह आ जाना, या सुबह वाले बच्चे को शाम में बुला लिया कि तुम आ सकते हो फला टाइम में, इतने से इतने टाइम में फ्री हूँ। तो हमारे जो फ्री टाइम होता है उनमें हम बच्चों को बुला करके जो उनका एक्स्ट्रा टॉपिक जो वीक होता है उनको हम कवरअप कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अप्लाई करते हैं अपनी टीचिंग्स में। ये हम आपको अपनी फैसिलिटीज़ बता रहे हैं, अगर आप हमारे यहाँ इनरोल होते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। फिर स्मार्ट टीचिंग, स्टूडेंट्स के सेंट्रिक, वही बताया कि कोई भी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक में, क्योंकि देखो बीटेक का एग्ज़ाम या नीट का एग्ज़ाम कोई ईजी एग्ज़ाम नहीं है, इसमें टॉपिक मुश्किल है, एग्ज़ाम मुश्किल है, तो इस वजह से पढ़ाई भी मुश्किल होगी। पढ़ाई मुश्किल होगी तो हम उसको आसान बनाने के लिए आपको एक सर्टेन, अगर आप कोई बच्चा ऐसा है जिसका बेस बहुत वीक है तो उसको एक्स्ट्रा टाइम बुला करके हम अलग से टाइम देते हैं। ओके, और हम लोग बहुत पुराने टाइम से यहाँ पे लगे हुए हैं। ड्यूटी सोसाइटी का अपना एक रेलिवेंट नाम है, 34 ईयर्स से यहाँ पे मार्केट में, अलीगढ़ की मार्केट में अवेलेबल है। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, हम लोग का स्टडी मटेरियल भी, अब नेक्स्ट स्लाइड वही है स्टडी मटेरियल्स। जैसे ये हम लोग स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, तो 11th क्लास की एक बुकलेट देते हैं, 12th क्लास की एक बुकलेट देते हैं, ऐसे ही और सब्जेक्ट वाइज, जैसे ये फिजिक्स की 2 हैं 11th और 12th दोनों की, और ऐसे ही केमिस्ट्री की होगी और ऐसे ही मैथ्स की होगी। तो टोटल मिला करके आपको 6 बुकलेट मिल जाएंगी। ठीक है, ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं जो अभी तक एमयू बीटेक में बच्चों ने परफॉर्म करा है। जैसे ये बच्चा ताहा था, ताहा की 6th रैंक आई थी सी कैटेगरी में। फिर उसके बाद में ये अब्दुल्ला था, ये 12th क्लास में करेंटली स्टडिंग था हमारे यहाँ पर, मतलब अपीयरिंग में इसका हुआ है, मतलब इसने ड्रॉप नहीं लिया था, 12th रैंक आई थी इसकी। ये बच्ची हमारे यहाँ ड्रॉपर की थी, अर्शिया खान, इसकी 25th रैंक आई थी। बाय द वे इसको जो ब्रांच मिली है वो AI मिली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको ब्रांच कंप्यूटर मिल गई है ताहा को, इसको ब्रांच मैकेनिकल मिली है, फॉर द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ये बच्चा भी हमारे यहाँ का बहुत अच्छा बच्चा था, इसकी रैंक इतनी अच्छी नहीं आई लेकिन ये अच्छा बच्चा था। इसको ब्रांच मिली है इलेक्ट्रिकल। अच्छा, ये डिप्लोमा का बच्चा था, ये डिप्लोमा का बच्चा होने के बावजूद हमारे यहाँ आकर के बीटेक की कोचिंग कर रहा था और इसने बीटेक का एग्ज़ाम क्वालिफाई करा। तो ये सब कुछ हमारे रिजल्ट्स हैं बच्चों के, जो बच्चों ने क्वालिफाई करे। ओके, अच्छा, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन दी गई बेटा, ये अभी तक जितना भी हुआ है, अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके बेसिस पर ये है सारी इन्फॉर्मेशन। मतलब हो सकता है नेक्स्ट ईयर कोई नया नोटिफिकेशन आ जाए, कोई नए चेंजेस आ जाए, तो कोई बात नहीं, अगर कोई नया नोटिफिकेशन या कोई नए चेंजेस आ गए तो हम उसके लिए नई अपडेटेड वीडियोस कोई डाल देंगे। अभी के लिए तो आप लोग जो अभी नोटिफिकेशन है वो अभी तक की, आज की डेट तक, जिस डेट को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस डेट तक ये वैलिड है। अब कल को कोई नया नोटिफिकेशन आ जाए तो उसकी हमारी कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे, अगर आप एमयू को फॉलो कर रहे हो तो एमयू कंट्रोलर एग्जाम वाली वेबसाइट पर कॉन्स्टेंटली जाते रहो, वहाँ पे देखो कोई नोटिस आ रही है या कोई भी एग्ज़ाम के बारे में कोई रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है।
ठीक है बेटा, तो ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू, बाय।